नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के जो फटे जूते ये एक व्यंग्य निबंध है। प्रेमचंद जी को तो सभी जानते हैं। ये हिंदी साहित्य के बहुत ही सफल और बहुत प्रसिद्ध एक रचनाकार है। तो प्रेमचंद जी के फटे जूतों के बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है और ये व्यंग्य एक निबंध है। व्यंग्य आप लोग समझते ही हैं, जिसमें आलोचना की जा रही है समाज के ऊपर। इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को केंद्रित करके, लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा पर व्यंग्य किया है कि लेखकों की क्या दुर्दशा है, जो समाज की स्थिति को उजागर कर रहे हैं, लोगों के सामने जो भी चीज है उनको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की स्थिति समाज में कितनी खराब है, इस चैप्टर में उनके जूतों के माध्यम से बताया गया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता है, जो बुराइयों पर, आपने प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में पढ़ा ही होगा कि वो समाज की जो कुरीतियां हैं, जो पाखंड है, उनका विरोध करते हैं। यानी जो समाज की बुराइयों पर ठोकरें मार रहा है, समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन मार्मिक बन पड़ा है। और इसका वर्णन हमें इस पाठ में पता चल जाता है कि उसे समाज में कोई अपनाना नहीं चाहता है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का खूब स्वागत हुआ, परंतु ये घाटे का कारण चलना बंद हो गई। परसाई जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी लेखन से मुंह ना मोड़ा, ना ही दोबारा नौकरी की। वे आर्थिक तंगी में जीते हुए सन 1995 में दिवंगत हो गए, यानी उनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई ने प्रचुर लेखन कार्य किया। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पुस्तकों में प्रमुख है जैसे उनके दिन फिरे, भूत के पांव पीछे, सचार का ताबीज, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। परसाई रचनावली के 6 भाग भी प्रकाशित हो चुके हैं। परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उनका व्यंग्य केवल गुदगुदाने के लिए नहीं है, अपितु समाज की कुरीतियों पर करारी चोट करने के लिए उनका व्यंग्य बहुत पैना और प्रभावशाली है। उन्होंने प्राय सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया है। परसाई जी ने हिंदी के साहित्यकारों को दुर्दशा को दिखाने के लिए प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य लिखा है। इसमें एक और प्रेमचंद की संघर्षशीलता का वर्णन है, तो दूसरी और उनकी फटेहाली का, कि वो समाज में किस तरह संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें खुद को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी समाज का सर्वोच्च लेखक पहनने को ठीक ठाक जूता भी ना खरीद सके, इससे बढ़कर समाज की दुर्दशा और क्या हो सकती है। परसाई जी की जो भाषा है उसकी सबसे पहली विशेषता है व्यंग्य प्रधान भाषा। यूं तो हिंदी में कितने ही व्यंग्यकार भरे पड़े हैं, परंतु परसाई जी का व्यंग्य उन सब में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। उनका प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द व्यंग्य के तीखेपन से भरा हुआ है। वे हिंदी के सबसे सशक्त व्यंग्यकार हैं। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी का एक चित्र है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, यानी वो बहुत वीक है शरीर से, 2 हड्डियां जो हैं उनकी निकल आई हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस यहाँ ब्रांड की बात हो रही है, यानी स्पोर्ट्स गोला शूज जिसको कहते हैं, स्पोर्ट्स शूज, उस टाइप के उन्होंने जूते पहने हैं जिनकी पतरियां निकल आई है। और उनकी पतरियां निकल आई है, यानी जो शूलेस होते हैं, शूलेस पे जो आगे वो नोक सी होती है जिसकी वजह से आप होल में वो शूलेस डाल सकते हो, जिसमें आगे लोहे या फिर आजकल प्लास्टिक की भी वो लगी हुई होती है, तो वो पतरी जो है वो भी निकल गई है, जिसकी वजह से जूता है ठीक से नहीं बंधा हुआ है, यानी बेतरतीब बंधा है। बाएं जूते में, बाएं, ये याद रखिएगा कौन से पैर के जूते की बात हो रही है, बाएं अर्थात लेफ्ट। लेफ्ट जूते, लेफ्ट शू में एक बड़ा छेद हो गया और उल्टे पैर के जूते में छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। यानी इतनी, जब आपका जूता फट रहा है तो इतनी पूरी फोटो खिंचवाने की जरूरत ही क्या थी, जिसमें आपका फटा हुआ जूता भी जो है वो नजर आ रहा है।
अभी तक यहाँ पे लेखक ने प्रेमचंद की जो फोटो देखी है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने कौन सा जूता पहना है, उनकी पोशाक क्या है, वो सब कुछ उन्होंने अभी तक बताया है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया और लेखक को चिंता होती है लेखक के फटे जूतों को देखकर। अगर फोटो खिंचाते समय पोशाक का ये हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या हाल रहा होगा। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हमारे समाज के, हमारे देश के इतने बड़े साहित्यकार जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक मोटिवेशनल साबित होंगे, एक प्रेरणा बनेंगे, अगर उनके लिए फोटो खिंचाने का ये हाल है तो वो एक्चुअल, क्योंकि होता है ना हमारे साथ भी, हमारे फोटो खिंचाने की अलग हम कपड़े ड्रेसअप करते हैं। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, ऑब्वियस हम अगर अच्छा कपड़ा कुछ पहना है या हम अच्छे लग रहे हैं तो हम फोटो खींचेंगे। अगर हम बुरे लग रहे हैं, हम सो के उठे हैं, हम अनटाइडी से हो रहे हैं या हम नहीं अच्छे लग रहे हैं तो हम क्यों फोटो क्लिक करेंगे। तो पहले के टाइम में तो चलो फोन्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में तो है, तो हम इंस्टेंट रेडी हुए और फोटो क्लिक कर ली। लेकिन जब एक बंदा, एक इतने बड़े साहित्यकार प्रॉपर, उनको पता है मुझे फोटो खिंचवानी है, उसके बाद भी उनकी पोशाक का ये हाल है कि लेखक यहाँ हरिशंकर प्रसाद ये कहना चाह रहे हैं कि जब फोटो खिंचाने के लिए इनके पास ढंग का कोई ड्रेसअप नहीं है तो एक्चुअल में ये कैसे रहते होंगे, डेली रूटीन में किस तरह के कपड़े पहनते होंगे। परंतु फिर विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो प्रेमचंद है वो दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते हैं। यानी वो जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से, ये नहीं किसी को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहनने हैं या किसी को दिखाने के लिए कुछ करना है। जैसे वो अपने अंदर से हैं वैसे वो बाहर से हैं। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, यानी हमारे साहित्य के एक पुराने व्यक्ति हैं जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक मोटिवेशनल इंसान है। फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं है कि आगे आने वाले जो हिंदी साहित्यकार है उनकी इस फोटो को देखेंगे तो उनके बारे में क्या सोचेंगे। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है और उनको कोई चिंता नहीं है कि उनकी फोटो में फटा हुआ जूता आएगा, क्योंकि वो शो ऑफ में बिलीव नहीं करते, वो दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते और उनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा विश्वास, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि फोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी हंसी है। अब आप सोचिए कि आप कहीं गए हैं बाहर, वहाँ पार्टी है और आप कुछ फटा हुआ पहन गए तो आपको एम्बैरेस फील होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आप लोगों को फेस करने में थोड़ा सा घबराएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद को मालूम है उन्होंने जूता जो है फटा हुआ पहना है और फोटो में वो जूता आ रहा है और मेरी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस फोटो को देखेगी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे किसी तरह की कोई शंका, कोई गिलानी नहीं है। इवन उनके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और साथ ही साथ एक व्यंग्य भरी हंसी है। ये व्यंग्य भरी हंसी का मतलब यहाँ पे यह है कि ऐसे लग रहा है कि हम उनके ऊपर नहीं हंस सकते कि उन्होंने फटा हुआ जूता पहन के फोटो खिंचाई है, वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हम लोगों पे हंस रहे हैं कि देखो तुम तो जिंदगी भर दिखावे की प्रवृत्ति में लगे हो और अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, यानी हमारे ऊपर हंस रहे हैं वो। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचाने से मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लेखक के मन में विचार आता है कि जब उनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, फटा हुआ जूता था, तो वो फोटो खिंचवाने के लिए भी मना कर सकते हैं। आगे चल के परसाई जी अंदाजा लगाते हैं कि शायद पत्नी ने बहुत ज्यादा आग्रह किया होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है और शायद पत्नी के आग्रह पर प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचवा ली होगी। लेकिन सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, यहाँ तक कि बीवी तक उधार मांग लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि लोग आजकल बन चुका है कि ट्रेंड हो चुका है कि फोटो खिंचवानी है तो आजकल तो चलो सब अपना ले लेते हैं, लाइक पहले के टाइम में उधार ले लिया कि चलो फोटो खिंचवानी है। कि प्रेमचंद तो, लेखक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं परसाई जी की बीवी तक उधार मांग लेते, तो लेखक से क्या, एक प्रेमचंद जी से क्या एक जूते तक उधार नहीं मांगे गए कि मुझे फोटो खिंचवानी है तो मैं किसी से जूते उधार ले लूं। फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया और प्रेमचंद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में से सुगंध आए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है फोटो में से सुगंध आए, इसका मतलब ये है कि लोग तो आजकल फोटो खिंचाने के लिए परफ्यूम वगैरह अपने ऊपर छिड़कते हैं। इत्र मतलब परफ्यूम, डियो, तो फोटो में से तो खुशबू आने से रही, लेकिन ये लोगों का तरीका अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने का, तैयार करने का, कि जो चीज फोटो में हम नहीं दिखा सकते, नहीं शो कर सकते, वो चीज भी लोग करते हैं।
तो प्रेमचंद जी ने जूते क्यों नहीं लिए? गंदे आदमियों की फोटो भी खूबसूरत आती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बहुत ही गिल्ट हो रहा है और उसे बहुत ही दुख हो रहा है। अब ये फटे जूते का मतलब बार बार ये है कि उनकी गरीबी, उनकी आर्थिक स्थिति को दिखाया गया है। साथ ही साथ इस और भी इशारा किया गया है कि वो दिखावे की प्रवृत्ति में अर्थात शो ऑफ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। एक कहा जा सकता है कि हमारे इतने बड़े देश के साहित्यकार की ये स्थिति है कि उनको फटा जूता पहनकर फोटो खिंचानी पड़ रही है, उनकी ये आर्थिक स्थिति है। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि वो दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते, जैसे वो है वैसे ही उन्होंने फोटो खिंचवा डाली। लेखक कहता है मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, यानी लेखक का जूता भी फटा हुआ है। प्रेमचंद जी का जूता जो है दिख रहा है, फटा हुआ दिख रहा है, लेकिन लेखक का जूता जो है फटा हुआ है, लेकिन उसका तला घिस गया। लेकिन लेखक का जो जूता है ऊपर से तो ठीक दिखता है, लेकिन उसका तला घिस चुका, उसका जो सोल है वो घिस चुका है। वो किसी को दिख नहीं रहा कि परसाई जी का जूता फटा हुआ है, लेकिन प्रेमचंद जी का जूता जो है सामने से फटा हुआ है, वो सबको विजिबल है। तो इसके दो अंतर कर सकते हैं कि जो परसाई जी का जूता है वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिखावे के लिए तो सही है, लेकिन तला तो वो घिसा हुआ है। तो लेखक जब चलता है तो उसके पैर घिसते हैं, तो नुकसान किसका है? परसाई जी का। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का जूता जो है दिखावे में तो वो बेकार है, फटा हुआ है, लेकिन उसका जो सोल है, जो तला है, वो ठीक है, तो वो प्रेमचंद जी को नुकसान नहीं देता। तो यहाँ पे ये दो अंतर है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, यानी मैं दिखावे में ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगलियों को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो भी खिंचवा ही नहीं सकता। और परसाई जी कह रहे हैं कि मैं फिर भी मेरे अंदर इतना विश्वास नहीं है कि मैं फटा हुआ जूता पहन के फोटो खिंचवा लूं। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है। फिर लेखक सोचता है कि जो प्रेमचंद जी है ये आखिर हंस क्यों रहे हैं, इनकी मुस्कान का कारण क्या है? क्योंकि ऑब्वियस है हमने कुछ फटा हुआ पहना तो हमारे अंदर विश्वास की कमी है, लेकिन यहाँ तो प्रेमचंद जी का पूरा जूता फटा हुआ है, वो फोटो में विजिबल भी है, उसके बाद भी प्रेमचंद जी मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो परसाई जी मुस्कान का राज जानना चाहते हैं। क्या कोई हादसा हो गया है? क्या किसी होरी का गोदान हो गया, या हल्कू नामक किसान के खेत के नील गाय चर गई? यानी ये प्रेमचंद जी ने जो रचनाएं लिखी है उनके कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत दुख सहा है और उनको कुछ नहीं मिला है जो वो चाहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि क्या आज सूरज पश्चिम से होगा जो तुम इतने खुश हो, तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि इनके जो कैरेक्टर्स जो चाहते हैं वो क्या उन्हें मिल गया है, जिसकी वजह से जो प्रेमचंद जी इतना मुस्कुरा रहे हैं। आगे चल के जो परसाई जी है वो यही कहते हैं, याद आया भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। यानी कुंभन दास जी एक भक्ति काल के रचनाकार हैं जो कृष्ण भक्त काव्य धारा के थे। तो फतेहपुर सिकरी आने जाने में भी वो पैदल चल के गए थे, जिसकी वजह से भी उनका जूता जो है घिस गया था। और यहाँ पर भी शायद समाज के लिए लगड़ते झगड़ते हुए भी प्रेमचंद जी का जूता इस प्रकार घिस चुका है कि उन्होंने अपना ध्यान ही नहीं रखा। लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकरे मारते रहे। अब यहाँ पे उदाहरण क्या है, मान लीजिए आपके रास्ते में कोई रोड़ा आ गया, आप या तो उसको साइड से निकल जाएंगे, आप अपने आप को सेव करने के लिए साइड से निकलेंगे, या उसको लात मार के जाएंगे। तो ऑब्वियस आप उसको लात मारोगे तो आपको भी चोट लगेगी, चाहे वो साइड में हो जाए। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है, जो समाज की कुरीतियां बुराइयां हैं उनको इग्नोर करते हुए नहीं निकले, वो उनको ठोकरे मारते गए हैं, जिसकी वजह से उसकी चोट उनको भी मिली है, उनको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे समझौता नहीं कर सके और वो समाज के साथ समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद जी भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म मतलब जैसे जो गोदान जो उनका उपन्यास है, उसका जो होरी कैरेक्टर है वो बहुत ही धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और अपने धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है परसाई जी द्वारा कि शायद प्रेमचंद जी ने भी अपने नेम धर्म को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से समाज ने उनका बहिष्कार किया और समाज की कुरीतियों को गिनाते गिनाते उनको भी उन सब चीजों को झेलना पड़ा। प्रेमचंद के पांव की उंगली मानो उसी घृणित जगह पर संकेत कर रही है, और जो उनके जूते से उंगली बाहर आ रही है, जो जूता फट रहा है और उस जूते से जो उंगली बाहर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज की ओर इशारा कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। किस पर? समाज की बुराइयां, समाज की कुरीतियां।
ये ऐसे लग रहा है उनके पाँव की उंगली इशारा कर रही है उन समाज की कुरीतियों की ओर। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं, अर्थात परसाई जी, कि जो अपनी झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए खुद दर्द सहे जा रहे हैं और उसको सामने नहीं ला रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पाँव तो बचाया, चाहे उनका दिखावे में वो बहुत बुरे दिख रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेव कर रखा है। परंतु लोग अपने तलवे का यानी अपनी सोल, जो पैर के जो नीचे का तलवा है, उसको घिसाए चले जा रहे हैं। तो जो पाठ है इसमें समाज की कुरीतियों की ओर इशारा किया गया है, दिखावे की प्रवृत्ति की ओर इशारा किया गया है कि लोग दिखावे की प्रवृत्ति में इतना ज्यादा खो चुके हैं, अवसरवादी इतने ज्यादा हो चुके हैं कि बस उनको कहीं ना कहीं से कोई अवसर मिलना चाहिए, उसको वो पाने के लिए किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने को तैयार है। लेकिन प्रेमचंद जी जो है शॉर्टकट नहीं चाहते हैं, वो समाज की बुराइयों को उजागर कर रहे हैं और इस चक्कर में उनका खुद का भी बहुत नुकसान हो रहा है, समाज से उन्हें बहुत सी ठोकरें खाने को मिल रही है। तो इस प्रकार प्रेमचंद के फटे जूते ये पाठ था। आशा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी और इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की पीडीएफ भी मैं आपको इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए पाठ की समाप्ति के पश्चात अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर चर्चा कर लेते हैं। और प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपको पाठ अच्छे से क्लियर है तो आप उस पाठ के, सिर्फ इसी पाठ के नहीं, जो भी पाठ है आप उसके प्रश्नोत्तरों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ प्रश्न आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जो लेखक हरिशंकर परसाई है उन्होंने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया इस पाठ में, उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभर कर सामने आई है। देखिए उन्होंने बार बार प्रेमचंद को ये दिखाया बेचारा, और उन मतलब कि वो फोटो भी ऐसी, तो या उनकी सरलता, सहजता, कष्टपूर्ण जीवन, ये सारी चीजें में आएंगे। तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पहला पॉइंट आएगा संघर्षशील लेखक, यानी वो संघर्ष करते रहे, ऐसे लेखक नहीं बने कि समाज के अकॉर्डिंग वो रचनाएं कर रहे हैं कि समाज को जैसी चीजें, जैसे आजकल एक ट्रेंड है मूवी का भी, लोगों को जैसी मूवी पसंद आती है वैसी ट्रेंडिंग वो मूवी आजकल डायरेक्टर बनाते रहते हैं, चाहे उससे समाज का कोई कल्याण हो या ना हो, बस लोगों को एंटरटेन करना है। तो प्रेमचंद जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वो समाज को सिर्फ एंटरटेन करना नहीं चाहते थे, वो समाज के सामने जो असलियत है उसको सामने लाना चाहते थे। इसके लिए उनको बहुत से संघर्ष झेलने पड़े, आजीवन वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, समझौते नहीं किए, जिसकी वजह से उनका जीवन में खुद बहुत सी कठिनाइयां आई और उनको उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा आएगा अपराजय व्यक्तित्व, यानी उनका खुद का व्यक्तित्व ऐसा था, उनकी खुद की एक पर्सनैलिटी थी कि वो कभी भी अगर वो सही है तो हार नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि जो गलत है वो भी हार ना माने, नहीं, वो सही है और उनका जो व्यक्तित्व था वो अपराजय था कि कभी भी वो हार नहीं मानते थे। उन्होंने कष्ट सहकर भी हार नहीं मानी, यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे नहीं, यानी दोगलापन उन्होंने नहीं किया कि समाज को दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए झूठे आडंबर वो रच रहे हैं और साथ ही साथ दोगलापन कर रहे हैं, पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हैं। नहीं, समाज में जो चीजें जैसी थी उन्होंने उनको वैसे ही प्रस्तुत किया। समाज ने अगर उनको दुत्कारा तो उन्होंने उस दुत्कार को भी एक्सेप्ट किया और अपनी कमजोरियों पर हंसे तो वो बिल्कुल भी नहीं। उनकी नजरों में तीखा व्यंग्य और आत्मविश्वास था। तीसरा पॉइंट है कष्टग्रस्त जीवन, इसकी वजह से उनको बहुत सा कष्ट झेलना पड़ा अपने जीवन में। आर्थिक संकट से तो वो जूझते ही रहे, क्योंकि आप जिस काम के में निपुण हैं और वही काम आप जो लोग कंटेंट मांग रहे उसके अकॉर्डिंग ना देख पाए तो आपको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो आर्थिक संकट तो उनके जीवन में हमेशा ही रहा। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया, यानी खुशी से स्वीकार किया। वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहनते थे, उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे, यानी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते थे, अपने आप से घिन नहीं करते थे, अपने आप को बेचारा नहीं मानते थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता यानी अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखा। ये नहीं कि फोटो खिंचवानी है तो चलो हमें तो अच्छा दिखना, हमें तो प्रेजेंटेबल दिखना, तो किसी से कपड़े उधार मांग ले। नहीं, आप खुद जैसे हो अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करो, क्योंकि ये समाज दिखावे की दुनिया है, इसमें दिखावे से कुछ नहीं होगा। पॉइंट है सहजता,
सहजता मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो बहुत सिंपल थे। सिंप्लिसिटी सिर्फ उनके आंतरिक व्यवहार में ही नहीं थी, उनके बाह्य चरित्र में भी थी, उनके पहनावे में भी वो झलकती थी। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यानी ये दोगला बिल्कुल भी नहीं है, ये दिखावा बिल्कुल नहीं करता। जैसा ये जिसके सामने है वैसा ही ये दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये नहीं कि दूसरों के सामने दिखावे की प्रवृत्ति को ये अपनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। कि जो ये पंक्तियां, ये पूरा जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। यहाँ पे जो हरिशंकर प्रसाई है व्यंग्यात्मक शैली में प्रेमचंद जी के ऊपर बातें कस रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरफ से व्यंग्य आ रहा है। तो पहला है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। इसका अर्थ यह है कि जूता पैरों में पहना जाता है और टोपी सर पे पहनी जाती है, लेकिन फिर भी जूता जो है पैरों से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। जीवन की विडंबना है कि पाँव, जिसका पाँव स्थान में है अर्थात नीचे, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है, उसे सिर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता है। यानी यहाँ भेदभाव की भी हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए एक अमीर का बेटा है और एक गरीब का बेटा है। अमीर का बेटे में वो क्वालिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है किसी काम के करने को, और गरीब के बेटे में वही उससे 10 गुना ज़्यादा क्षमता है किसी काम के करने को, लेकिन पार्शियलिटी होगी, भेदभाव होगा। अर्थात जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, और जिसका स्थान ऊंचा, उसे सिर बिठाने योग्य, उसको कम सम्मान मिलता है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। अगला है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। वो जैसे हैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट उन्होंने किया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयास नहीं किया, जो सच्चाई है उसे छिपाने की कभी कोशिश नहीं की। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक जैसे थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग नहीं था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं और अपने दोषों को छिपा कर स्वयं को सही सिद्ध करते हैं और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। यानी अगर हम गलत हैं फिर भी हम अपने आप को सही साबित करने के लिए 100 झूठ तक बोलने को तैयार हो जाते हैं। अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसको तुम घृणित, घिन योग्य, गंदा समझते हो, उसकी तरफ हाथ नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। यहाँ पे वही वाली पंक्ति है जब हरिशंकर प्रसाई जी प्रेमचंद जी की तरफ से बोल रहे थे कि जो तुम्हें गंदा लगता, अच्छा नहीं लगता, तुम उसको अपने हाथ से उंगली दिखाने तक के लायक नहीं समझते, इसलिए तुम उसकी ओर पैर की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे घृणा के योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपनी पाँव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपने ठोकरों पर रखा, उसे अपने योग्य नहीं समझा, अपने जूतों की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? यानी पहले तो वो सोचता है प्रेमचंद जी की फोटो को देखकर कि ये फोटो खिंचाने की कैसी पोशाक है। ऑब्वियस ही बात है, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप जब आप फोटो खिंचवा रहे हो तो ऑब्वियस है आप अच्छे से प्रेजेंटेबल बनोगे। फिर लेकिन अगले ही पल वो अपनी जो सोच है वो बदल लेता है, फिर वो सोचता है नहीं, ये आदमी ऐसा ही है, ये दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करता है। तो आपको इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये बताना है कि प्रेमचंद के बारे में लेखक के जो विचार है वो बदला सेकेंड टाइम, उसका क्या रीजन हो सकता है। क्लियर है क्वेश्चन? आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देखकर की थी। जगत के व्यवहार को, क्योंकि ये एक जनरल सी बात है कि अगर हम फोटो क्लिक करवा रहे हैं या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, ऑब्वियस हम घर के कपड़ों में तो जाएंगे नहीं, हम अच्छे से प्रेजेंटेबल या बनकर जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सा जो होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में लेखक ने सोचकर बोला होगा।
प्राय लोग अपने घर के पहनने और बाहर के पहनने के कपड़ों में तो अंतर रखते ही हैं। फिर सेकंड में उसने इसलिए बदला, लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जो था जीवन भर सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाक के बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। यानी जैसे वो आंतरिक हैं, दिखावे की प्रवृत्ति उनको पसंद नहीं है, सेम ये व्यक्ति चित्र उनका बाह्य आकृति की ओर भी उद्ग्रहित होता है। अंतिम प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में टीले शब्द का प्रयोग किया होगा। तो यहाँ पे रुकावटों के लिए प्रयोग हुआ था, ठीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे भाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देता है। इस पाठ्य में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। तो इस प्रकार इस पाठ के भी प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, प्रश्न उत्तर आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद भी कोई दिक्कत या परेशानी हो आप कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य दूंगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।